नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, खजोतिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके बीच में पुनः एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके सपनों को साकार और सकारात्मक रूप देने के लिए शिक्षण अभिरुचि के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह जो आपके लिए परीक्षा में रामबाण औषधि साबित होगी, कारगर साबित होगी। आप अनुभव का लाभ उठाइए और प्रत्येक जो बिंदु, प्रत्येक प्रकरण जो प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को विस्तार से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। आपके यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो अपने सपनों को ऊंचाइयां देने के लिए पहला प्रश्न आ चुका है आपके बीच में। आप देख पा रहे, अध्यापक जब कक्षा में पहली बार प्रवेश करे तो उसकी बातचीत का विषय होना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न को आप समझिए, शिक्षण अभिरुचि में महत्वपूर्ण जो आपको करना है, प्रश्न थोड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन आप प्रश्न के प्रत्येक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न का भाव क्या है। बहुत सी बार विद्यार्थी घबरा जाता है कि इतना बड़ा प्रश्न है, उत्तर अपने को क्या देना है। यहाँ पर अगर हम देखें कि अध्यापक जब कक्षा में पहली बार प्रवेश करे, उसकी बातचीत का विषय होना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैं अध्यापक हूं और आपकी कक्षा में अगर मैं आता हूं, तो आते ही ऐसे नहीं मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, या आते ही ऐसे नहीं मैं विद्यालय का जो ग्राउंड है उसमें घूमने लग गया, या फिर ऐसे भी नहीं है कि मैं अपने पाठ्य पुस्तक जो मेरा सब्जेक्ट है उन किताबों को लेकर मैं बैठ गया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं और फिर आपका भी परिचय जानूंगा मैं। तो सीधी सी बात है, जो पहला जो हमारा बातचीत का जो विषय रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन, बोले तो परिचय रहने वाला है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके यहाँ पर आप पा रहे हो सभी शिक्षक भर्ती, बोले तो प्री बीएसटीसी एंट्रेंस के लिए पीटीटी एग्जाम 2025 जो एक महाकुंभ की तरह आयोजित होने वाली है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ने वाली भी है। जो पेपर का लेवल कैसा भी रहे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कंपटीशन यहाँ पर जबरदस्त होने वाला है। लेकिन फिर भी एक अच्छी रणनीति और एक अच्छे मंच से जुड़कर अगर आप पूरे मन के साथ में आप पढ़ रहे हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। भीड़ से कोई फर्क नहीं होगा, संख्या फोरम चाहे कितनी पहुंचे, आप अपनी सीट निर्धारित कर सकते हो। बस तैयारी की एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्लानिंग आपके पास में होना चाहिए, और वो प्लानिंग और रणनीति को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में शिक्षण अभिरुचि के बहुत सारे प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। थ्योरिकल पोर्शन भी अपना रहेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के ये प्रश्न जो है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप देखिए, विचार को रोचक बनाने का, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मान लीजिए आप जो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, आप संप्रेषण कर पा रहे हो, उसको बहुत रोचक बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको धीरे धीरे बोलना है। नहीं, देखिए कक्षा में एक अध्यापक को धीरे धीरे बोलना चाहिए या जोर जोर से बोलना चाहिए। तो बोलने को लेकर प्रश्न आता है तो मैं कह रहा हूं, ना तो धीरे धीरे बोलना चाहिए, ना जोर जोर से बोलना चाहिए। कक्षानुकूल बोलना चाहिए। किसके अनुकूल? कक्षानुकूल। कक्षा के अनुसार, अगर कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है तो आवाज जो है आपकी थोड़ी जोर होनी चाहिए, बोले तो ज्यादा होनी चाहिए। और अगर संख्या कम है तो फिर उस कक्षा की संख्या के अनुसार आपको बोलना चाहिए। तो ये जोर जोर से बोलना, धीरे धीरे बोलना, ये दोनों विकल्प आपके आंसर नहीं रहेंगे। आकर्षक भाषा जो है, ऐसा नहीं आकर्षक भाषा हम बोल रहे हैं लेकिन उसको भी जोर जोर से बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, नहीं। सर्वे दृश्य साधन, जो सुनने और दिखने का जो काम हो, जैसे टेलीविजन वगैरह है, तो इनका प्रयोग, सर्वे दृश्य साधनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बालक ज्ञानेंद्रिय रूप से ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आपकी ज्ञानेंद्रिय अधिक सक्रिय है, अगर मैं ये कह सकता हूँ, उस अध्यापक का शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी होगा जो अध्यापक बालकों की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालकों को सक्रिय कर दे। बालक की जो ज्ञानेंद्रिय, यहाँ पर देखिए सुनने का और देखने, जो ज्ञानेंद्रिय है वो सक्रिय रूप से काम करेगी तो विचार संप्रेषण आप रोचक बनेगा।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी में निमंत्रण नहीं दिया। अच्छी बात, नहीं दिया वो कारण आप जान ही लेना। आप अपने तो आप क्या करेंगे? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके मित्र ने अपनी बहन की शादी में आपको आमंत्रित नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप चले जाओगे? तो बिना बुलाए तो आपको जाना नहीं है, तो आप शादी में शामिल हो जाएंगे? नहीं जाएंगे, बुलाए नहीं तो कैसे जाएंगे? संपूर्ण घटना की उपेक्षा कर बुला देंगे। ठीक है, उसको बुला देंगे। आप अपने दोस्त को किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देंगे, तो ये तो एक गहरी बात हो गई कि किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। हो सकता है आपके मित्र से भूल हुई हो, परिस्थितिवश या कारणवश आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, या फिर किसी को भेजा हो आप तक नहीं पहुंच पाया हो, तो कारण बिना कारण को जाने आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। इसका मतलब आप ये भी नहीं करेंगे। अगर आपके मित्र की बहन है, बात आप बहन है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप तार या पत्र द्वारा अपनी सूचनाएं कम से कम वहां भेजेंगे। तो ये आपका बी आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन, आप किन विद्यार्थियों को सर्वाधिक पसंद करेंगे? अच्छा प्रश्न है। आप एक अध्यापक होने के नाते किस प्रकार के या किस प्रवृत्ति के बालकों को पसंद करेंगे, कैसे विद्यार्थियों को पसंद करेंगे? तो हम यहाँ ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, देखिए, जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं उन विद्यार्थियों को हम लाइक करेंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनुशासित हो, कैसा भी बालक हो। लेकिन अगर कोई बालक रुचि, अध्ययन में रुचि ले रहा है, पढ़ने में रुचि दिखा रहा है, तो हम उस बालक को क्या करेंगे? पसंद करेंगे। ये अध्यापक का नजरिया है, एक अध्यापक का दृष्टिकोण है। लेकिन बाकी 3 विकल्प, ओनली अमीर विद्यार्थियों को पसंद करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति शरारती है, उदंडी है और अमीर है, इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको लाइक करेंगे, नहीं। अनुशासन प्रिय विद्यार्थियों को। अब अनुशासन प्रिय से कोई बच्चा कक्षा में शांत बैठा हुआ है, लेकिन पढ़ नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, जो पढ़ाया गया, जो विषय वस्तु है उसका उसको ज्ञान तक नहीं है, बोले तो उसका सीखने का स्तर बिल्कुल कम है, और अनुशासन में तो भले ही रहता हो, लेकिन ऐसे बालक को भी ये नहीं है, हम उसको पसंद करेंगे। और शारीरिक रूप से, शारीरिक बनावट, अगर शारीरिक संरचना किसी बालक की अगर सुंदर है, सुडोल है, इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। मानसिक रूप से जो मजबूत होगा वो रुचि दिखाएगा। तो हम शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट या सुंदर दिखने वाले बालकों को पसंद नहीं करेंगे, अनुशासन प्रिय को भी नहीं करेंगे, अमीर को भी नहीं करेंगे। हम ऐसे विद्यार्थियों को पसंद करेंगे जो बालक पढ़ने में रुचि ले, बोले तो अध्ययन में उसकी रुचि हो, ऐसे विद्यार्थियों को हम सदैव क्या करेंगे? पसंद करेंगे। यहाँ से एक अलग प्रश्न भी बन सकता है। आप अध्यापक होने के नाते अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को पसंद करेंगे? कभी कभी, ऑप्शन ए, कभी नहीं, ऑप्शन बी, कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन सी, और सदैव, हमेशा। तो हम हमेशा ही ऐसे बालकों को पसंद करेंगे। तो अगर इसी से रिलेटेड अगर सप्लीमेंट्री प्रश्न बनता है, तो आंसर सदैव रहने वाला है। प्रश्न संख्या 5 बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आप, जिंदगी आपकी एक इम्तिहान है, आपको घबराना नहीं है, आपको दिखावा नहीं करना है, आपको बड़ी मेहनत और लगन के साथ में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई से, आपकी लिखाई से आपके परिवार के सपने जुड़े हैं। उन सपनों को साकार करना आपको बहुत मेहनत करनी है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो बालक मेहनत करते हैं, मिलता जरूर है उसको जो वो चाहते हैं, चाहे देर से मिले, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, और आपने कितना पढ़ा उसका मंथन करते रहिए, और मनन करके आप सीखते रहिए कि हमने कितना सीखा है, और हमारी रणनीति में क्या बदलाव करना है, और कैसे नए सिरे से हमारे को एक नई शुरुआत करना है। सभी विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करके जो आए हुए हैं, बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं जो विद्यालय से निकलकर एक कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो उन सबको शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि वो विद्यालय जो उनका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करें। इसलिए कंपटीशन जो है उसमें परसेंटेज मायने यहाँ नहीं रखने वाली, यहाँ पर ज्ञान मायने रखेगा। इसलिए आपके ज्ञान में वृद्धि करिए।
अभिभावक और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया है कि किसी भी विकल्प में अगर भेदभाव शब्द आए, भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, तटस्थ रहेंगे, ये ऐसे शब्द आए तो प्राय वो उत्तर नहीं होते हैं। दंडित करेंगे, दंडित करना ये भी उत्तर नहीं होने वाला। तटस्थ, भेदभाव, पक्षपात, ये आपके कभी उत्तर नहीं रहने वाले। प्राय अपवाद स्वरूप कुछ पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर संवेदनशील नहीं, निष्पक्ष क्या उनसे कोई झगड़ा थोड़ा, जो है आपके जो विद्यार्थी हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के आप संरक्षक हो, तो आप उनके साथ में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। ऐसे थोड़ी अभिभावकों को आप डराओगे, उनका आदर सत्कार नहीं करोगे। आप एक मित्रतापूर्ण उनके साथ व्यवहार करोगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पर्सन संख्या 6, आप पर्सन को ढंग से पढ़िएगा। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही बात है, सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बोले तो आप सब क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मैं ये सकता हूँ कि समाज में रहेंगे तो समाज के लोगों के साथ हम संवाद भी करेंगे, हम उनके साथ में हम उनके साथ करेंगे, तो सीधी सी बात है, सामाजिक प्रक्रिया तो है। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम विचारों का क्या कर रहे हैं? स्थानांतरण कर रहे हैं, तो विचारों को गति भी दे रहे हैं, ये बात भी सही है। तो इसका हम लोग एक उत्तर अगर इसको मानते हैं तो इसका खंडन हो रहा है, और इसको नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं तो इसका खंडन हो रहा है। जबकि दोनों संप्रेषण में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ आंसर रहेगा। आपको इसी तरीके, ऐसे नहीं है, बहुत सी बार बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। जल्द सामाजिक प्रक्रिया है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन संप्रेषण एक गद्यात्मक भी तो है। जो बात आज आप मेरे को सुनकर, बोले तो मेरे को देखकर, आप वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मेरे से जो सीख पा रहे हो, जो ज्ञान आप मेरे से अर्जित कर पाओगे, उसको आने वाली पीढ़ियों तक, या जो आपके सहपाठी हैं, जो लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे डिस्कस तो करोगे ना। और जब आप उनसे डिस्कस करोगे, तो सीधी सी बात है, आप जब डिस्कस कर रहे हो तो वो जो विचार थे मेरे, मेरी जो मन मस्तिष्क की जो विचारों की जो उपज थी, आपके माध्यम से अन्य बालकों तक भी पहुंच गई। तो एक तरीके से मेरे विचारों को क्या मिल गई, यहाँ पर गति मिल गई। तो यहाँ पर आपका गत्यात्मक भी होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, संप्रेषण का उद्देश्य है। भाई, आप जो संप्रेषण, कम्युनिकेशन, जो बातचीत करते हो, तो बातचीत में क्या, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो एक तरीके से मैं आपको इस बिंदु के बारे में सूचना दे रहा हूं, और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये क्लासे रेगुलर ज्वाइन आपको करनी चाहिए, इस तरीके से टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहिए, थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूं, और मेरी बातों सुनकर, मेरे से सीखकर आपके व्यवहार में जो बदलाव आ गया, वो एक संप्रेषण का ही प्रभाव है। तो संप्रेषण का देना तो है, लेकिन प्रेरणा देना ही नहीं है, सूचना देना भी है, चेतावनी देना भी है। लेकिन जब ये तीनों एक ही विकल्प में आ गए, तो ए आंसर रहेगा। अधिगम को अर्थहीन बनाना कभी नहीं होगा, नेगेटिव तो अपना आंसर होगा ही नहीं। नेगेटिव आंसर प्राय अपने नहीं होते हैं विकल्पों में, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक अध्यापक के लिए ये प्रश्न बने हुए हैं। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, तो उसके लिए, आपके लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी को पढ़ने के लिए, उसको जांचने के लिए इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो वहाँ एक अध्यापक का नजरिया नकारात्मक नहीं होता है, तो फिर आपके ये कभी नहीं आने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रेषण उद्देश्य युक्त और पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। आप अगर किसी भी व्यक्ति से अगर बातचीत कर रहे हो, संप्रेषण कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। और पारस्परिक, जिसके साथ आप संप्रेषण कर रहे हो, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, अपने संबंध स्थापित कर रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल असत्य नहीं। असत्य तो होगा ही नहीं, असत्य होगा ही नहीं, नेगेटिव अपने को नहीं करना है। ये अपना बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आंसर होगा।
आपके यहाँ पर जो पर्सन है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण की प्रकृति आदेशात्मक, मैंने कहा कभी कभी नेगेटिव भी आंसर देना होता, पहले आप समझ सकते हो। अगर हम ऊर्ध्वगामी की बात करें, इसका अर्थ होता है ऊपर, गामी यानी गमन करना। तो जैसे हम किधर से गमन कर रहे हैं, निम्न से उच्च की ओर। तो निम्न अधिकारी जब उच्च अधिकारियों को संदेश संप्रेषित करते हैं, जब निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को संप्रेषण करते हैं या संदेश भेजते हैं, तो बताइए उनकी जो भाषा की शैली है वो ऑर्डरेड नहीं होती है, आदेशात्मक नहीं होती है, आग्रह से युक्त होती है। आग्रह से, भाई जूनियर है वो अपने सीनियर से आग्रह ही करेगा, ऑर्डर थोड़ी करेगा। लेकिन आपके यहाँ पर अधोगामी, आपका ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो गया, तो एक है आपका अधोगामी। अधो का अर्थ होता है निम्न, और निम्न से अधोगामी ऊपर से नीचे की ओर। तो उच्च अधिकारी जब निम्न अधिकारियों को संदेश भेजते हैं, तो उनके भेजने के जो पत्र जो भी हैं, उनकी जो भाषा होती है वो आग्रह पूर्वक नहीं होती है, निवेदन पूर्वक नहीं होती, आदेशात्मक होती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, आपके बिल्कुल सत्य बात है ये। अगर आपको ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का अर्थ पता नहीं है तो आप इसका आंसर गलत कर दो। मैंने समझाया यहाँ पर, जब उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश, जब आदेशात्मक शैली में वो क्या करता है, संप्रेषण करता है। भाई सीधी सी बात है, सीनियर अगर कोई अधिकारी होगा वो अपने जूनियर अधिकारी से आग्रह थोड़ी करेगा, आदेश देगा, उनको ऑर्डर करेगा। लेकिन निम्न अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी से क्या करेगा, निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से क्या करेगा, आग्रह करेगा, निवेदन करेगा। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, यह आपका आंसर रहेगा। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए संप्रेषण प्रक्रिया बोले तो बातचीत करने का जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो संप्रेषण को भेजने वाला होना चाहिए प्रेषक, सेंडर जिसको हम कहते हैं। तो भेज रहा है तो उसका एक माध्यम होना चाहिए, और माध्यम से आप क्या भेज रहे हो, संदेश भेज रहे हो, और उस संदेश को प्राप्त करने वाला प्रापक भी होगा, बोले तो प्रापक रिसीवर भी होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर संदेश महत्वपूर्ण है। आप जो मुख्य जो मेन बॉडी अगर हम कम्युनिकेशन की कहें, तो आपका मैसेज होता है। तो हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण असहमत नहीं, असहमत तो होगा ही नहीं अपना, सहमत है। लेकिन सहमत भी कैसे हैं, नहीं है, और हम पूर्ण सहमत है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ रहने वाला है। शिक्षा और संप्रेषण में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इस कथन से, आप प्रश्न को पुनः पढ़िएगा कि शिक्षा और संप्रेषण में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप शिक्षा पा रहे हो, जैसे आप मेरे से कुछ सीख पा रहे हो, तो इसमें भी सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन क्या रहे हो, तो अर्थ अलग निकालोगे। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं आप सुन क्या रहे हो। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से भी अगर आप बातचीत कर रहे हो, तो वह सुनना सार्थक होना चाहिए। कहने का मतलब जो संदेश जो भेजने वाला है, जो प्रेषक है, वो जो संदेश दे रहा है, वो संदेश वो प्रापक को प्राप्त करने वाला है, उसके पास स्थिति क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। जैसे इसने गाय शब्द बोला, तो प्रापक भी गाय ही सुने, ऐसे नहीं। प्रेषक तो भेजने वाला गाय बोल रहा है और इधर ये चाय सुन रहा है, तो यहाँ पर तो फिर क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हम इस बात से क्या है, आंशिक सहमति नहीं है, असहमति नहीं है, हम पूर्ण सहमत है। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या रहने वाला है, 3, बोले तो सी। प्रश्न संख्या 12, सच में अगर आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे, और पढ़कर अगर आपने सीखा है, तो मैं आपको
विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षण अभिरुचि के जो 50% आपके रहने वाले हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसका आप जवाब देने में असमर्थ होंगे। आप प्रत्येक 50% के जो हैं उनके कहीं से भी किसी भी बिंदु संबंधी आए, मैं आपको बहुत सारे तरीके और आगे बताने वाला हूँ। ये तो आपके अभी सेकंड जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, थ्योरी वाले आपके वीडियोज भी आपको मिलने वाले बहुत सारी। अभी तो क्लासे आपकी बाकी है, अभी हमने तो शुरुआत जो है शिक्षण अभिरुचि के आपके ऑब्जेक्टिव हमने की है, तो यहाँ से बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। आपका आधार होना चाहिए, अपने लिए पढ़िए, अपनों के लिए पढ़िए, दिखावा आपको नहीं करना है। आप हर चीज में, पहनने में, खाने में आप दिखावा कर सकते हो, बाकी और अन्य लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में दिखावा आपको नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने 5 किताबें पढ़ ली, 5 घंटे पढ़ लिए, वो दिखावा है। आप अगर पढ़ रहे हो तो फिर रिजल्ट भी आना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। मैं आपके लिए चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि वर्षों के जो तैराक थे वो चंद लम्हों में डूब गए। वर्षों के जो तैराक थे वो चंद लम्हों में डूब गए, दरियाओं के जो मालिक थे वो रेसों में टूट गए। वर्षों के जो तैराक थे वो चंद लम्हों में डूब गए, दरियाओं के जो मालिक थे वो रेसों में टूट गए। अरे सीधे साधे लोग तो अपनी मंजिलों पर जा पहुंचे, और झूठ दिखावा दिखाने वाले लोग कर्जों में डूब गए। झूठा दिखावा दिखाने वाले लोग कर्जों में डूब गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिखावे वाली जिंदगी आपको नहीं जीना है। निम्न में से है, देखिए, आपने निम्न में से नेतृत्व का आधार है प्रशंसा, सेवा, धन। देखिए, नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। नेता चाहे विद्यालय का हो, चाहे कक्षा का हो। विद्यालय का नेता जो होता है, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाध्यापक होता है। और कक्षा का नेता कक्षाध्यापक होता है। और कक्षाध्यापक की अनुपस्थिति में नायक या नायिका, बोले तो मॉनिटर जो होता है, वो नेता होता है। एक नेता होता है, उसका आधार नेतृत्व करने का, धन कमाना कभी नहीं होता है। एक सच्चा नेता जो होगा, धन कमाना ऐसा नहीं होगा कि वो राजनीति में आ रहा है, विद्यालय में नेता नहीं। प्रशंसा करना, भाई कोई उसकी प्रशंसा करे, ये नहीं होगा। सेवा करना भाव होता है यहाँ पर, कि सेवा करना। अगर विकल्प में हम, विकल्प के अनुसार अगर हम आंसर दें, तो नेता, नेतृत्व कौन करता है? नेता। और नेता हमेशा किसका होता है? एक व्यक्ति का नहीं होता है, समूह का होता है। वो व्यक्तियों का जो समूह है, विद्यालय परिवार का जो समूह है, उसका नेता होता है। तो ध्यान रखना, एक नेता का नेतृत्व, अगर कोई भी नेता अगर नेतृत्व कर रहा है, तो उसका उद्देश्य जो होता है, जिस समूह का वो नेतृत्व कर रहा है, समूह के प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? भलाई होनी चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए, का उद्देश्य होता है। तो आपके यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु अध्यापकों खालिस्तान, अध्यापकों होनी चाहिए तीव्र ईर्ष्या। ईर्ष्या तो अध्यापक पर लागू ही नहीं होती है। मैंने कहा, अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक वो है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित है, उनका दृष्टिकोण अगर व्यापक है, सोचने का नजरिया अगर व्यापक है, कार्य के प्रति उदासीनता नहीं। उदासीनता नकारात्मक, ईर्ष्या नकारात्मक है। अकर्मण्यता है यानी नहीं, कर्मण्यता यानी कर्म प्रदान, बोले तो आलस्य प्रवृत्ति। आपके यहाँ पर पूरी इच्छा शक्ति, विद्यार्थियों में अगर सामान्य ज्ञान की वृद्धि है, तो अध्यापकों में तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये सिखा कर रहूंगा, मैं उन बालकों को इस लायक बना कर रहूंगा, मैं बालकों को इस लायक बना सकता हूँ। ऐसी, ऐसा जज्बा एक अध्यापक में होना चाहिए कि मैं समाज के लिए एक ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करूंगा कि एक अच्छा देश हमारा जो है दुनिया की नजरों में बहुत उज्जवल रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाषा और विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है बास धातु से। अरे किससे हुई है? बास धातु से। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है बास धातु से, और इसका अर्थ होता है बोलना। अरे इसका अर्थ क्या होता है? बोलना।
और विकास की दृष्टि से बालक का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है या मानसिक विकास हो रहा है या बौद्धिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, जो भी है सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं। तो आपके यहाँ पर सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो अंधा जो व्यक्ति है, जो बहरा व्यक्ति है, बोलने के लिए सुनना जरूरी है, देखना जरूरी है। तो अंधा व बहरा, अंधा ही नहीं बहरा ही नहीं, अंधा जो व्यक्ति है उसको भी समस्या होती है और बहरा जो व्यक्ति है उसको भी होता है। जब दोनों विकल्प में है तो ए आपका आंसर रहेगा। पर्सन संख्या यहाँ पर 15, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व, तो सामाजिक परिपक्वता किसे कहते हैं? पहला तो सवाल ये बनता है, जो समाज की जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं, मूल्य, आकांक्षाओं, भावनाओं, विचारों का या संस्कृति का जो पालन करे, उनका समर्थन करे। हमारे समाज के, मानव समाज के निर्धारित मूल्यों का अगर कोई बालक पालन करने लग जाता है, समाज की मान्यताओं को मानना स्वीकार कर लेता है, आस्थाओं में विश्वास करने लग जाता है, हमारी जो प्राचीन जो पूर्व से जो परंपराएं चली आ रही है उनमें अगर विश्वास करने लग जाता है, तो सीधी सी बात है उनमें उत्साह उनमें नहीं होता है, उनके हैं, गुस्सा भी उनमें नहीं होता है, तटस्थ व्यवहार भी वो नहीं करते हैं, संयम, धैर्य उनमें आ जाता है। उनको पता है कि सामाजिक रूप से मैं परिपक्व हूँ, समाज में लोग मुझे मान्यता देते हैं, तो मेरे को धैर्य बनाना चाहिए, संयम पूर्ण व्यवहार। तो वो बालकों के साथ में संयम पूर्ण व्यवहार करता है, सभी के साथ में संयम पूर्ण व्यवहार करता है। ए आपका ऑप्शन रहेगा। विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है। विशिष्ट शिक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण, अध्ययन सामग्री, शिक्षण विधियां, उपयुक्त, सभी आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये था। एक अध्यापक को किस प्रकार के का शिक्षण करना चाहिए? देखिए यहाँ पर बहुत सारे बालक दबाव वाली बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है। एक अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षण करना चाहिए? भाई किस प्रकार के विषय को पढ़ना चाहिए? उसी विषय में रुचि होनी, जिसमें रुचि है, जिसको पढ़ाने की वो एबिलिटी बोले तो योग्यता रखते हैं। ऐसे तो यहाँ पर अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार, ऐसे नहीं कोई सरल विषय है उसको आपने पढ़ा लिया, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानाध्यापक ने आपको कह दिया कि आप जाइए इस सब्जेक्ट को पढ़ाइए, आप नहीं पढ़ा सकते। उपयुक्त सभी नहीं यहाँ रहने वाला। आप अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार विषयों का अध्यापन आपको कार्य करवाना चाहिए। थोपा हुआ ज्ञान आप बालकों को अच्छे ढंग से नहीं समझा सकते। नेक्स्ट, सकारात्मक भाषा और लंबे वाक्य विचार संप्रेषण को सरल बनाते हैं। नकारात्मक भाषा, नेगेटिव जो लैंग्वेज जो है और लंबे जो वाक्य हैं, वो आपके विचार संप्रेषण को अप्रभावी बना, नहीं अप्रभावी। डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों को अध्ययन की तरफ ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन्हें दंडित करे। देखिए विद्यार्थियों को आप अध्ययन पढ़ाई से जोड़ना चाहते हो तो आपका क्या, आप क्या करेंगे? बालकों को दंडित, मैंने पहले ही कहा है कि दंडित किसी भी विकल्प में आए आपको आंसर नहीं देना है। पुरस्कृत करना, उनकी प्रशंसा करना, आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करके थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए तैयार कर सकते हो, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। आप उन्हें मोटिवेट करिए, आप उन्हें प्रेरित करिए, और प्रेरित अगर बालकों को आप करते हो तो ढंग से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर भी रहने वाला है। निम्न में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है। जनतांत्रिक जो शिक्षण है, लोगों के कल्याण के लिए भाषण भी है, आप तर्क वितर्क भी करोगे, खोजपूर्ण अन्वेषण आंसर रहेगा यहाँ पर, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। उच्च स्तर की कक्षा, यहाँ पर प्रश्न जो है एक बार देख सकते हो। उच्च स्तर की कक्षा में संप्रेषण का होना चाहिए। देखिए राष्ट्रभाषा
देश के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, असंवैधानिक है। देश की अंतर्गत आती है राजभाषा के अंदर, और ये आपकी संवैधानिक भाषा है आपके भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इस लेख में है अनुच्छेद में। आप छोटी कक्षा के बालकों को जो शिक्षा दोगे, छोटी कक्षा के बालकों को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, जबकि उच्च स्तर की कक्षा में आपका संप्रेषण का माध्यम हिंदी भाषा होना चाहिए। तो ए आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। उच्च कक्षाओं के लिए हिंदी और छोटी कक्षा के बालकों के लिए मातृभाषा उत्तर रहेगा। ये भी आपको सीखना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है सीखने की स्थिति पर, अध्यापक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की तत्परता पर। देखिए, अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता का प्राथमिक रूप से निर्भर करता है जो शिक्षार्थी की प्रेरणा। आप बालक को कितना ही सिखाने के लिए आप खुद तैयार हो जाओ, लेकिन अगर बालक स्वयं सीखने के लिए प्रेरित नहीं है तो आप उसको अधिक सिखा नहीं सकते। तो सबसे पहले बालक को अगर आप सिखाना चाह रहे हो तो आप उन्हें मोटिवेट करिए, आप उनको प्रेरित करिए। अधोगामी संप्रेषण उच्च अधिकारी निम्न स्तरीय कर्मचारियों के मध्य होता है। सही बात है। अधो का अर्थ ही देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया है, अधोगामी। अधो का अर्थ होता है निम्न और गामी का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो उच्च अधिकारी अगर निम्न अधिकारियों को अगर संप्रेषण करेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? आदेशात्मक होगी। कैसी होगी? आदेशात्मक। एक बिल्कुल सत्य है। सी आंसर आपका आंसर रहेगा। आपके यहाँ पर जो पर्सन है, नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्षी मुखर होता है। शायद, सदैव, कभी कभी नहीं। देखिए, एक नेता जो होता है, तो नेता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नेतृत्व। एक नेता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है क्या कहते हैं? नेतृत्व। और नेतृत्व हमेशा किसका किया जाता है? एक समूह का किया जाता है। तो समूह में मुख्य स्थान किसका होता है? नेता का होता है। तो ये हमेशा ही होता है। तो बी आपका याद रहेगा। इसकी एमसीक्यू जो आपके सीरीज है 25% है, उसका अंतिम जो पर्सन है वो आप देख सकते हो। संप्रेषण में कौन से पक्ष समावेशित होते हैं? मनोवैज्ञानिक व सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व भावात्मक, मनोवैज्ञानिक व भावात्मक, भावात्मक व सामाजिक। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक तो होना स्वाभाविक है। तो इसमें सामाजिक 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 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। और आप सामाजिक हो तो प्रत्येक व्यक्ति की एक भावना होती है, तो इसमें भावात्मक नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा। इसमें भावात्मक है लेकिन सामाजिक नहीं है, तो ये भावात्मक इसमें है लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व भावात्मक। तो प्यारे विद्यार्थियों, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये आपके क्विज जो रही, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और आगे वीडियो जो आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके यहाँ पर। तो इसी प्रकार आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। इन्हीं मनोकामना और भावनाओं के साथ में आज की कक्षा का समापन। जय हिंद, जय भारत।